नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से लखनऊ में आज अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर वोटर्स को साधने की कवायद में है। इसी बीच बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। इसमें चुनावों को लेकर विचार विमर्श हुआ है, साथ ही फैसले भी लिए गए। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 6 यात्राएं निकालने वाली है। इससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय यात्रा निकाल चुके हैं। उनकी यात्रा को बीजेपी जवाब देने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की हाई लेवल बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम अन्य नेता मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज का सुरक्षा कवच दे चुका है। देश का प्रथम राज्य बन गया है। कोरोना की पराजय सुनिश्चित करती ये उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम का प्रतिफल है। आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का। आपको बता दें कि यूपी टेट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने के बाद सीएम ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं 48 घंटे के बाद टेट परीक्षा का पेपर वायरल होने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। संजय उपाध्याय पर ही इस परीक्षा के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी थी। सरकार ने पेपर लीक होने के मामले को उनकी बड़ी चूक माना है। निलंबन की अवधि में संजय उपाध्याय को लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबद्ध किया गया था। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहां पर आकर अटकी है और निलंबन हो चुका है यहां पर? और देखिए पूजा, लगातार कार्रवाई हो रही है और लगातार उसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आदेश दिया था कि इस मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएनपी के सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की एक टीम, नोएडा की टीम, दिल्ली से राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। राय अनूप प्रसाद एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं। जानकारी मिली थी कि नोएडा और दिल्ली के कुछ प्रिंटिंग प्रेस में जो टीटी का पेपर था वहां छपाया गया था, प्रिंट किया गया था। उसके बाद कहीं न कहीं संदिग्ध वहां से मिली थी कि वहां से भी पेपर लीक हो सकता है। वहां से लगातार यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और जिन लोगों के सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से सबूत मिलते जा रहे हैं उस पर लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि टीटी मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकार के निर्देश के बाद चाहे यूपी एसटीएफ की टीम जो जांच कर रही है वो लगातार कार्रवाई करे और आज इस प्रशासन पर क्योंकि संजय उपाध्याय पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे परीक्षा कराने को लेकर, निश्चित तौर से लापरवाही कहीं न कहीं रही होगी। इसी वजह से सीएम के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी टेट को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सचिव का निलंबन हुआ है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, उनका निलंबन कर दिया गया है। हिंदू महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर 6 दिसंबर को भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो वहीं एक अन्य दक्षिणपंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा कि वो मस्जिद हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्मस्थान तक मार्च निकालेगी। ऐसे प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के साथ साथ आसपास के इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी। जिला प्रशासन ने भी आम लोगों से किसी भी विवादित गतिविधि में भाग लेने और सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालने से बचने की अपील करी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात की चेतावनी भी दे दी गई है। डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। आगामी 6 दिसंबर 2021 को कुछ पदयात्राएं या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का आह्वान किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है।
ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति ना तो निर्गत की गई है और ना ही आने वाले दिनों में निर्गत की जाएगी। आप सभी से हमारी यही अपील है कि पूरे क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग। किसी भी प्रकार से नियम विरोधी या गैर परंपरागत किसी भी आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो विभिन्न आह्वान किए जा रहे हैं उसके संबंध में मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी इस प्रकार के आह्वान की ओर ध्यान ना दें। जो भी व्यक्ति जनपद में शांति व्यवस्था को इफेक्ट करने का प्रयास करेगा उनको पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुरेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? हिंदूवादी संगठन जो है मथुरा में रामलीला मैदान में जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पूजा करना चाहते थे, उसी के साथ जो मस्जिद है मस्जिद में वो पूजा करना चाहते थे, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, अलर्ट हो गया और पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। तो उसी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे मथुरा में जो असामाजिक तत्व है या अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने एक अलर्ट जारी किया है कि जिस तरह से हिंदूवादी नेताओं ने मथुरा में ये कार्यक्रम करने का जो एक आह्वान किया था, परमिशन मांगी थी, लेकिन उसको जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है और साफ शब्दों में सख्त लहजे में ये आदेश निर्देश दिए हैं जिला भर में कि धारा 144 का जो भी उल्लंघन करते हुए पाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अफवाह जो भी फैलाएगा वो जेल की रोटी खाएगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। मथुरा में 144 धारा लागू है और 6 दिसंबर तक अलर्ट। पर्यटन नगरी आगरा में अभी व्यापार पटरी पर लौटा भी नहीं था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने व्यापारियों में दहशत फैला दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर। इसको लेकर सभी महानगरों में विदेशों से आने वालों की पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आगरा भी हाई अलर्ट। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस नए वेरिएंट को B.1.1.529 यानी ओमिक्रॉन का नाम दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अब तक का सबसे घातक और संक्रामक वेरिएंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 32 म्यूटेशन देखे गए हैं, जिसके कारण WHO की चिंता और भी अधिक बढ़ गई है। पर्यटन नगरी आगरा में अभी व्यापार पटरी पर भी नहीं आ पाया था कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर व्यापारी दहशत में आ गए हैं। भारत समेत विश्व के कई देश भीषण तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है। यूपी सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है और जल्द ही अब जांच और स्क्रीनिंग का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा विदेश से आने वाले सभी यात्री 15 दिन स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ताज नगरी आगरा में हाई अलर्ट है। सभी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ भले ही अभी विदेशी नागरिकों के आगमन पर रोक नहीं लगी है, लेकिन विदेशी यात्रियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ सभी होटल कारोबारियों को विदेशियों के आने पर सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे परिवहन विभाग को भी अलर्ट जारी कर दिया है। वैश्विक ताज नगरी आगरा के अंदर पिछले 1.5 से 2 वर्ष से कोविड-19 के कारण जो व्यापार था एकदम ठप हो चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने कुछ रियायतें दी और अनलॉक करते हुए बाजार खुल गए और उनका व्यापार भी धीरे खुलने लगा। लेकिन आगरा एक पर्यटन नगरी है और जो व्यापार है वो पर्यटकों से होकर ही गुजरता है। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वार्ता चल ही रही थी कि ओमिक्रॉन ने हड़कंप मचा के रख दिया है। अब व्यापारी दहशत में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि या तो क्या किया जाए। जहां WHO ने साफ तौर पर कह दिया है और अन्य राष्ट्रों को सीधे सीधे तौर पर उसको हवाला देते हुए
चेतावनी दी है कि जो कनाडा और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर सतर्कता बरती जाए। और भारत सरकार ने भी आगरा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। हम इस समय ताजमहल के पूर्वी गेट पर हैं। ये पूर्वी गेट है, यहाँ पर चहलकदमी आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्विक पर्यटन नगरी आगरा के अंदर व्यापारियों में दहशत है, उनको अपने व्यापार की चिंता सताने लगी है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या व्यापार उनका गति दे पाएगा या इस नए वेरिएंट के कारण व्यापार में जो गति बढ़ रही थी वो मध्यम पड़ेगी। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ग्राउंड जीरो से प्रदीप बाबत, जनता टीवी आगरा। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस ने कोविड न्याय अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा दल की नेता आराधना मिश्रा ने बीजेपी पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने कहा कि जब देश में महामारी आई थी तब कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी रही और सरकार अपने को बचाने के हमेशा झूठे आंकड़े पेश करती रही। सड़कों पर अव्यवस्था रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, सरकार की लापरवाही से लाखों लोगों की जान चली गई। और जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आगाज किया तो उनका मजाक उड़ाया गया। साथ ही कहा कि अगर पंचायत चुनाव को भी सरकार कुछ समय के लिए टाल देती तो प्रदेश में हालात इतने बेकाबू ना होते। अफसोस की बात यह थी कि पूरी तरह से सरकार कोविड महामारी को नियंत्रित करने में असफल रही। असफलता एक तरफ थी, पर जो दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि सरकार ने अपने को बचाने के लिए, जनता को नहीं, जनता की पीड़ा को नहीं, अपने को बचाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने, देश के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए। हम सब जानते हैं कि जो कोविड महामारी में चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रही हो, अव्यवस्था रही हो, सड़कों पर हमने देखा किस तरह लोगों ने दवा, इलाज और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते हम सब लोगों ने देखा। ये पूरी तरह से सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान कोविड में गई। फरवरी के महीने में कोविड की दस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे आग्रह किया था कि कोविड महामारी की दस्तक देश में भी, भारत में भी होने वाली, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। पर आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा कि उस वक्त राहुल जी का परिहास किया गया। पंचायत चुनाव, अगर सरकार केवल अपनी सत्ता में बने रहने की हवस ना होती, चुनाव को वो पोस्टपोन करते, तो शायद गांव पर इस महामारी का प्रभाव कम होता। कितने टीचर्स और कितने अधिकारी जो पंचायत चुनाव के संचालन के लिए गए थे, हम सब ने देखा कि उन संक्रमित होकर उनकी जानें गई। बहुत सारे परिवार, बच्चे जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, उनके साथ सहानुभूति तो दूर रखिए, सरकार इसके लिए भी नहीं तैयार थी कि उनको किसी भी तरह से सहयोग मिल सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करती नजर आई। जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। आजमगढ़ के पौराणिक दुर्वासा धाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चांदी से अक्षाद्युत शस्त्र चढ़ाते हुए महिला स्नानागार का शिलान्यास किया। तो वहीं इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा सपा के शासनकाल में आजमगढ़ आतंकियों का अड्डा बना हुआ था। दुर्वासा धाम के साथ
न्याय नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। ये धरती ऋषियों मुनियों के लिए प्रसिद्ध रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में गुंडे माफिया फॉर्च्यूनर से चला करते थे। आज जब माफियाओं को नानी याद आ रही है, उन्हें गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। कोरोना महामारी में विश्व तहस नहस हो रहा था। कोरोना महामारी में विश्व तहस नहस हो रहा था मित्रों। कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था। सपा बसपा कांग्रेस के लोग पॉलिटिक्स थे, घर में छुपे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलकर गरीबों को, मेरे बूथ और मंडल के कार्यकर्ता जो गरीब परिवार में रहते थे, वह भी अपने घर से लैया चना लेकर, बाग का ककड़ी लेकर उस प्रवासी मजदूरों को देने का किसी ने काम किया, तो उन सब कार्यकर्ताओं ने किया मित्रों, और गरीबों की चिंता किया। आदरणीय मोदी योगी जी ये जानते थे गरीब गांव में आ गया है। पहली बार राशन से सालों फ्री में 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं देने का किसी ने काम किया उन गरीबों को। आदरणीय मोदी योगी जी के मित्रों राशन घर घर पहुंचाने का काम। बड़े लोग इत्र छिड़कते थे, ये बड़े बड़े लोग इत्र छिड़कते थे, और गुंडे माफिया हाथी और फॉर्च्यूनर पर चढ़कर आगे बढ़ते थे। आज वो गुंडे माफिया जेल में है, नानी याद आ रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से बड़ी खबर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर जानकारी साझा करी है मुख्यमंत्री ने खुद। बड़ा ऐलान किया था। बड़े ऐलान के बाद 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। सरकार ने अधिनियम को निरस्त कर दिया है। रद्द करने का ऐलान, हाई पावर कमेटी का गठन कर सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। 2025 तक उत्तराखंड को बनाया जाएगा बेहतरीन राज्य, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीसी करी है। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी जी के अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने लगातार 3 महीने तक काम किया, और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद पहले उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट हमको सौंपी। उसके बाद 2 दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद हमने उसका अध्ययन किया, सभी लोगों की बात की, और इस समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं। हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि बेहतर व्यवस्था, बेहतर उत्तराखंड बनाने की तरफ अग्रसर होंगे हम। 2025 वो साल होगा जब उत्तराखंड राज्य एक बेहतरीन राज्य बनकर उभरेगा। तो पहाड़ों में आज बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले का जस्ट उल्टा किया, यानी कि पलट दिया उसे। उत्तराखंड में लगातार हो रहे तीर्थ पुरोहितों के धरना प्रदर्शन के बाद सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया, जहां पर तीर्थ पुरोहित सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस लगातार कई नेता सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रेशर का कमाल है, चुनाव जब दहलीज पर आते हैं तो सरकार को अप्रत्याशित फैसले लेने ही पड़ते हैं। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री ने समिति बनाई थी, उसमें कुछ राय आई थी, उसका अध्ययन किया, और उसमें सभी ने यही निर्णय लिया कि इसको पूर्ववत स्थिति में रखा जाए। ये निर्णय लिया सरकार ने आज। इसमें मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें बैठेंगे, इसमें क्या निर्णय लेना है, लेकिन फिलहाल आज इसको बिल्कुल स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब उत्तरकाशी में सीएम साहब से हमसे मिलने वहाँ के पुजारी व संत आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि आप हम पे विश्वास रखिएगा,
जो होगा जन भावनाओं के अनुरूप होगा, आपके सम्मान के अनुरूप होगा। और मुख्यमंत्री जी ने आज 30 तारीख की डेट दी थी, तो केदारनाथ में बारे वार्ता हुई थी, और आज वो दिन आया और देवस्थान बोर्ड भंग हुआ है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहा सो किया, इसी सिद्धांत पे चलती है। और हमने कहा था कि 30 नवंबर तक इस समस्या का समाधान कर लेंगे, और सरकार संवेदनशील है, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए आज ये देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को वापस लेने का निर्णय लिया गया और पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। देखिए, देवस्थानम बोर्ड की जो व्यवस्था सरकार ने की थी, कुछ अच्छे लक्ष्यों को, अच्छे उद्देश्यों को लेकर के ही की थी, क्योंकि उसमें भी जो हमारे पंडा पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, उनके अधिकारों को यथावत रखा गया था। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से माना वहाँ पे बिजली की समस्या पैदा हो गई, सड़क की समस्या पैदा हो गई या अन्य समस्याएं, तो सरकार ने देखनी थी। पर सरकार में जो है कई लंबा जो है अरसा लग जाता था, इसलिए देवस्थानम बोर्ड का अलग से बजट बना करके और स्थानीय आधार पे देवस्थानम बोर्ड ही उसमें कार्रवाई कर सकता था। सरकार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और सरकार ने पहले निर्णय लिया, पहले कानून बनाया देवस्थानम बोर्ड का, और जब ये कानून बन रहा था उस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो विधायक के रूप में सदन में थे। तमाम विधायकगण, तमाम मंत्रीगण जब ये विधेयक का इसको जो है कानूनी रूप जो है दिया जा रहा था सदन के अंदर, तो उसमें मौन क्यों थे, चुप क्यों थे? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी कि जब किसी निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने ध्वनिमत से पहले कैबिनेट से, उसके बाद जो है विधानसभा से जिस एक्ट को पारित किया हो, और वही सरकार जो है अपने बनाए एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की तो यह अनोखी घटना है ही है। इसके अलावा मैं चारों धामों की तीर्थपुरोहितों की ओर से जो ये 735 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस सब के कारण ही सरकार को जो है हमारी भावनाओं को समझना पड़ा और वापस लेना पड़ा। इसके अलावा मैं चारों धामों की तीर्थपुरोहित एवं हक हकूकधारियों की ओर से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की एक कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।